नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी जीएस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग घटना चक्र के सामान्य विज्ञान के रसायन शास्त्र को शुरू किए थे। दोस्तों, इस बुक की खासियत है कि इसमें न केवल रिवीजन के रूप में नोट्स दिया गया है, बल्कि प्रीवियस ईयर के पूछे गए विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न एवं व्याख्या भी दिए गए हैं। दोस्तों, इससे आपके एग्जाम की तैयारी के सिलेबस को समझने एवं उसके अकॉर्डिंग प्रश्नों को हल करने में मदद मिलेगी। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें हम लोग कि दूसरा चैप्टर इसका रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन, विलयन आदि। कुछ परिवर्तन है जिनके दौरान कोई नए पदार्थ बनते हैं, जिसके विपरीत कुछ अन्य परिवर्तन है जिनके दौरान नए पदार्थ बनते हैं। दोस्तों, यानी कुछ परिवर्तन ऐसे हैं जिससे नए पदार्थ बन जाते हैं, कुछ परिवर्तन ऐसे हैं जिससे नए पदार्थ नहीं बनते। इसलिए इसके आधार पर कि नए पदार्थ बनते हैं अथवा नहीं बनते हैं, हम परिवर्तन के दो समूह में वर्गीकृत किए हैं। एक को कहते हैं भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंजेस, और दूसरे को बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंजेस। अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, भौतिक परिवर्तन क्या होता है। तो वे परिवर्तन जिनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, यानी वे परिवर्तन जिससे कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। यानी भौतिक परिवर्तन केवल अपना स्वरूप चेंज कर लेता है, लेकिन उसमें मूल एलिमेंट में परिवर्तन नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन में शामिल पदार्थों में उनके विशिष्ट यानी आइडेंटिटी में परिवर्तन नहीं होते हैं। वे कुछ भौतिक भौतिक प्राक्रमों द्वारा अपने मूल रूप में आसानी से पुरानी स्थिति में लौट आता है। क्या होता है? अपने पुरानी स्थिति में लौट आता है। इसका अर्थ है कि भौतिक परिवर्तन को आसानी से उत्क्रमित यानी उल्टा किया जा सकता है। भौतिक अवस्था, आकार और बाह्य आकृति में भौतिक परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं? भौतिक परिवर्तन होते हैं। भौतिक परिवर्तनों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे बर्फ का गलना। दोस्तों, बर्फ का गलना क्या है? ये भौतिक परिवर्तन है। जल का हिमीकरण, बर्फ बनना, यानी ये भी भौतिक परिवर्तन है। और जल का क्वथनांक यानी भाप का संघनन एवं द्रवण जल बनना। विलयन बनना, विद्युत बल्ब का चमकना, कांच के गिलास का टूटना, ये क्या है दोस्तों? ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। क्या है? भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। दोस्तों, जब बर्फ को गर्म किया जाता है तो वह गलकर क्या बन जाता है? जल बनता है। यद्यपि बर्फ और जल भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं, यानी बर्फ ठोस दिखाई देता है और जल लिक्विड के रूप में दिखाई देता है। वे दोनों जल के अणु के बने होते हैं। जो उनके अणु होते हैं वो H2O ही होते हैं, चाहे वो बर्फ हो या चाहे जल का हो। लेकिन एक बर्फ यानी सॉलिड के फॉर्म में रहता है, दूसरा लिक्विड के फॉर्म में रहता है। अतः बर्फ के गलने के दौरान नए रासायनिक पदार्थ नहीं बनता है, यानी इसमें उसके जो मूल H2O है उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए बर्फ के गलने से जल का बनना क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है। दोस्तों, सेकंड पॉइंट क्या है कि जब जल को गर्म किया जाता है तो वह क्वथनांक पर उबल जाता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट पर क्या होता है? उबल जाता है, भाप बनता है। यद्यपि भाप और जल भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। वो किस में दिखाता है? गैसीय अवस्था में दिखाई देता है, और ये द्रव्य अवस्था में दिखाई देता है। ये दोनों जल के ही अणु के बने होते हैं। दोनों किसके बने होते हैं? H2O के ही बने होते हैं, यानी हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन के एक अणु से मिलकर बने होते हैं। अतः जल के क्वथनांक के दौरान कोई नया रासायनिक पदार्थ नहीं बनता है। इसलिए जल के क्वथनांक से भाप का बनना क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है। अगला पॉइंट क्या कर रहा है दोस्तों कि जब भाप को ठंडा किया जाता है तो वह संघनित होकर द्रव जल बनता है, और भाप को संघनन करने से जल का बनना भी क्या है दोस्तों? ये एक भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन होता है, जिन्हें मूल पदार्थों में उत्क्रमित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? उत्क्रमित यानी उल्टा किया जा सकता है। उदाहरण तो बर्फ के गलने से जल का बनना एक अस्थायी परिवर्तन होता है। जल के शीतलन द्वारा मूल पदार्थ बर्फ में हम परिवर्तन को आसानी से उत्क्रमित कर सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है कि वे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं, क्या करते हैं? नए पदार्थ बनते हैं, क्या कहलाते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन में शामिल पदार्थों को उनकी विशिष्ट यानी आइडेंटिटी परिवर्तित हो जाती है।
क्या होती है, जो उसकी मूल आइडेंटिटी होती है वही क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है और दोबारा उसको पुनः अपने स्थान पर नहीं लाया जा सकता। वे पूर्णतः नए पदार्थ में रूपांतरित हो जाते हैं। नए पदार्थ को प्राय उनके मूल रूप से वापस नहीं लाया जा सकता है। इसका अर्थ है कि रासायनिक परिवर्तन प्रायः अनुत्क्रमणीय होते हैं, यानी इरिवर्सिबल होते हैं। रासायनिक परिवर्तन के कुछ सामान्य उदाहरण जैसे मैग्नीशियम तार का गलना, कागज का जलना, लोहे का जंग लगना, दूध से दही बनना और भोजन को पकना। दोस्तों अगर कागज को जला देंगे तो दोबारा उस जले हुए कागज को कागज नहीं बना सकते। लोहे का जंग लग गया तो दोस्तों दोबारा उस जंग लोहे वाले जंग से फिर लोहा को में नहीं बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला पॉइंट क्या कर रहा है दोस्तों कि यदि हम जलती हुई माचिस की तिल्ली से कागज के टुकड़ों को जलाते हैं तो पूर्णतः नए पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, धुआं, राख उत्पन्न होता है। इसलिए कागज का जलना क्या है दोस्तों, एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन होता है। क्या होता है, अस्थायी परिवर्तन होता है, यानी जो एक बार वो अपना स्वरूप ग्रहण कर लेता है वह उसी स्वरूप में रहेगा, दोबारा वो अपने स्वरूप में लौटकर नहीं आता है, जो प्रायः अनुत्क्रमणीय होते हैं। उदाहरणार्थ कागज का जलना एक अस्थायी परिवर्तन होता है जिसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। कारण यही है कि कागज के दहन उत्पादों को संयोग करके हम एक बार फिर मूल कागज नहीं बना सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि कुछ भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर बताया गया। देख लेते हैं अंतर क्या है दोस्तों। तो भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन में दोस्तों नया पदार्थ नहीं बनता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों कि भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन कैसा परिवर्तन है, अस्थायी परिवर्तन होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन दोस्तों ये एक अस्थायी परिवर्तन होता है। तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों कि भौतिक परिवर्तन आसानी से उत्क्रमण हो सकता है, यानी उल्टा आ सकता है दोस्तों, लेकिन रासायनिक परिवर्तन प्रायः अनुत्क्रमणीय होता है, यानी दोबारा वो अपने जगह पर नहीं आता है। चौथा पॉइंट क्या है दोस्तों कि भौतिक परिवर्तन में प्रायः अत्यंत अल्प मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा अवशोषित होती है या निकलती होती है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा अवशोषित होती है या निकलती है। पांचवा पॉइंट क्या है दोस्तों कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ नहीं परिवर्तित होते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के द्रव्यमान परिवर्तित होते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों विलयन। देख लेते हैं विलयन क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण यानी होमोजीनियस मिक्सचर को मिलाते हैं तो उदाहरण के लिए तो उसको विलयन कहते हैं। ठीक है, यानी दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को एक साथ जब मिला दिया जाता है तो ऐसे मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए दोस्तों कि जल में थोड़ा सा चीनी डालकर उसे हिलाने पर चीनी जल में अदृश्य हो जाता है, अर्थात विलीन यानी डिसॉल्व हो जाता है, तथा चीनी और जल का एक पारदर्शक समांगी मिश्रण यानी होमोजीनियस मिक्सचर बनता है, का विलयन बन जाता है। इस प्रकार जल में सोडियम क्लोराइड और अल्कोहल या अमोनियम के समांगम मिश्रण भी क्या होता है, विलयन होता है। क्या होता है, विलयन होता है। विलयन के प्रत्येक भाग के गुण क्या होते हैं दोस्तों, समान होते हैं, यानी चीनी और जल दोनों के क्या होगा, गुण क्या होंगे, समान होंगे, और प्रत्येक भाग के विलयन के घटकों के रासायनिक गुण प्रदर्शित करता है। विलयन बनने के से साधारणतः उसके घटकों की रासायनिक प्राकृतिक परिवर्तन नहीं होती है। विलायक और विलय क्या होता है दोस्तों सॉरी विलायक और विलय क्या होता है दोस्तों कि विलयन के जिस घटक की मूल भौतिक अवस्था विलयन जैसी होती है वो विलायक होती है। क्या होती है, विलायक होती है। और दूसरे घटक अर्थात विलीन यानी जैसे वाटर हुआ और चीनी हुआ, तो दोस्तों वाटर जो हो एक विलायक हुआ और डिजॉल्व, और जो विलीन हुआ वो क्या होता है, डिजॉल्व हुआ। पदार्थ को विलय सोल्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं, सोल्यूट कहते हैं। उदाहरण चीनी जलीय विलयन में जल का क्या है दोस्तों, जल का क्या है, जलीय विलयन में जल विलायक है और चीनी क्या होता है दोस्तों, विलय होता है। विलय यानी उसमें जाकर मिल जाए और विलायक जो अपने अंदर मिला ले। ठीक है दोस्तों। विलयन की भौतिक अवस्था ठोस द्रव और गैस तीनों हो सकती है। जैसे जल में नमक, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड विलयन द्रव विलयन है। वायु एक गैसीय विलयन है। कई मिश्र धातु ठोस विलयन है, जैसे पीतल, ब्रास, कॉपर। जैसे पीतल है दोस्तों, यानी जिसको ब्रास भी बोलते हैं, जिसमें कॉपर 70% और जिंक कितना प्रतिशत होता है, 30% होता है। कितना प्रतिशत, 30% का ये क्या है, विलयन है।
ठोस द्रव और गैस विलयन में द्रव विलयन क्या है, प्रमुख है। साधारण विलयन द्रव विलयन होते हैं, क्या होते हैं, साधारणतः विलयन द्रव विलयन होते हैं। अगला पॉइंट है तनु विलयन, यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन किसको कहते हैं। तो जिस विलयन में विलय यानी सॉल्यूट की सांद्रता कम होती है उसे तनु विलयन यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, यानी जैसे चीनी है और पानी है, तो चीनी दोस्तों पानी में अगर कम उसकी सांद्रता होती है तो उसको क्या बोलेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे, यानी अभी उसमें और मिलाया जा सकता है। विलयन में विलय की सांद्रता अधिक होने पर उसे सांद्र विलयन यानी कॉन्सनट्रेटेड विलयन कहते हैं, यानी जब उसकी सांद्रता बढ़ जाएगी तो कॉन्सनट्रेटेड यानी सांद्र विलयन कहेंगे। अब इसके बाद अगर मिलाते हैं तो दोस्तों वो क्या हो जाएगा, दूसरे चीज में परिवर्तित हो जाएगा, अब उसमें वो मिलेगा नहीं। अगला पॉइंट है दोस्तों कि संतृप्त विलयन, यानी किसी ताप पर जल के एक निश्चित मात्रा में थोड़ी सी चीनी डालकर उसके हिलाने पर चीनी जल में विलीन हो जाती है। थोड़ी थोड़ी मात्रा में चीनी जल में डालकर विलयन को हिलाते रहने पर चीनी धीरे धीरे जल में घुलती रहती है और अंत में एक ऐसा अवस्था आ जाएगा जब चीनी घुलना रुक जाती है। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं दोस्तों, सैचुरेटेड पॉइंट बोलते हैं, यानी संतृप्त विलयन बोलते हैं कि अब इसके बाद उसमें चीनी नहीं मिलेगा और ठोस चीनी विलयन के नीचे पेंदी में बैठने लगती है। इस अवस्था को संतृप्त विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, संतृप्त विलयन कहते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों विलयता। विलयता यानी सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी किसको कहते हैं कि किसी पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलाय को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होता है, पदार्थ की क्या कहलाता है दोस्तों, विलयता कहलाती है। क्या कहलाती है, पदार्थ की विलयता कहलाती है। किसी विलायक में निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की विलयता निश्चित और स्थिर होती है। क्या होती है, निश्चित और स्थिर होती है। विलयता विलयन के ताप, विलय और विलायक की प्राकृतिक और विलय के कण के आकार पर निर्भर करती है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि अल्प विलय लवणों की विलयता या सम आयनों की उपस्थिति से प्रभावित होती है। अगला पॉइंट दोस्तों पराशर परासरण यानी ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस किसको बोलते हैं, तो विलायक के अणु का अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक है दोस्तों, अर्धपारगम्य झिल्ली यानी दोनों तरफ ट्रांसप्लेंट होती है में होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह यानी स्पॉन्टेनियस फ्लो क्या कहलाता है दोस्तों, ऑस्मोसिस कहलाता है। अर्धपारगम में क्या होता है दोस्तों कि वे झिल्लियां जो केवल विलायक के अणुओं को यानी सॉल्वेंट जो मॉलिक्यूल्स होता है उसको अपने से होकर आर पार जाने देता है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, परंतु विलय के अणुओं को नहीं जाने देता, वो क्या कहलाता है, अर्धपारगम्य कहलाता है। क्या कहलाता है, अर्धपारगम्य कहलाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन बटन को दबा दें ताकि मेरे द्वारा डाली गई कोई भी वीडियो की सूचना आपको आसानी से मिलती रहे। दोस्तों आते हैं अब हम लोग प्रश्नकोश की तरफ, यानी इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को, प्रीवियस ईयर के आए हुए प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न है दोस्तों कि भौतिक परिवर्तन एक उदाहरण है। ऑप्शन है पहला हवा में चांदी के परिवर्तन का काला होना, ऑप्शन बी मोमबत्ती का जलना, ऑप्शन सी दूध से दही बनना, ऑप्शन डी पानी में चीनी का घोलना। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा पानी में चीनी का घुलना। अगला पॉइंट है दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कि जल का वाष्पीकरण में परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन ए है दोस्तों प्राकृतिक, ऑप्शन बी है भौतिक, ऑप्शन सी है रासायनिक, ऑप्शन डी है जैविक। तो क्या है दोस्तों, जल का वाष्पिक परिवर्तन क्या कहलाता है दोस्तों, भौतिक परिवर्तन क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन। ऑप्शन बी सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन ए है प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना, ऑप्शन बी है सब्जियों का पकने पर उनका मुलायम हो जाना, ऑप्शन सी है आसानी से मिट्टी के सूखने पर भंगुर हो जाना, ऑप्शन डी है नमक का पानी में घुल जाना। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा कि सब्जियों को पकने पर उनका मुलायम हो जाना, यानी रासायनिक परिवर्तन है, दोबारा पकी हुई सब्जी को हरी सब्जी में नहीं बदला जा सकता है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देख लेते हैं 4 नंबर कि संरक्षण के उदाहरण है। संरक्षण के उदाहरण है, ऑप्शन है दोस्तों सिल्वर पर काले रंग का परत चढ़ जाना, तांबे पर हरे रंग का परत चढ़ जाना,
सी लोहे पर भूरे रंग का परत बन जाना। ऑप्शन डी उपयुक्त में से तीनों सही है, या ऑप्शन ई इनमें से कोई सही नहीं है। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? तो संरक्षण के उदाहरण के लिए दोस्तों कौन सा सही है? उपयुक्त में से तीनों सही है। सिल्वर पर काले रंग की परत चढ़ना, तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ना, लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? ऑप्शन है ए है, पहला है सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन, ऑप्शन 2 बर्फ का गलना, ऑप्शन 3 दुग्ध का आसंकदन आसंकदन नीचे दिए गए कूट का उत्तर सही बताएं। ए 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी केवल 3 सही है, ऑप्शन सी 1 2 3 तीनों सही है, ऑप्शन डी इनमें से कोई सही नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों कि केवल बी सही है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि उच्चतर तापमान पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है। कारण क्या है दोस्तों कि उच्चतर तापमान पर आणविक गति और द्रुतता हो जाती है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा ए, यानी असर्शन और रीजन दोनों सही है, और आर और ए का सही स्पष्टीकरण भी है। 7वां क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए प्रकाश के रूप में, ऑप्शन बी ऊष्मा के रूप में, ऑप्शन सी ध्वनि के रूप में, ऑप्शन डी अम्ल के रूप में। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा ऊष्मा के रूप में। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें ऑप्शन ए दूध को बहुत ही कम तापमान पर 24 घंटे तक रखा जाता है, ऑप्शन बी दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जाता है, ऑप्शन सी है दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय पर अचानक से ठंडा कर लिया जाता है। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा सी, यानी दूध को बहुत देर तक गर्म किया जाता है और अचानक से ठंडा कर लिया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों कि पाश्चुरीकरण संबंधित है दूध के निर्जमीकरण से, दूध की निर्जलीकरण से, दूध के किण्वन से, दूध के आसवन से। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? दूध के निर्जमीकरण से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पहला है अलवणीयकरण समुद्री जल, प्रतिलोम परासरण पेयजल, विकृतीकरण प्रोटीन, ऑप्शन डी पाश्चुरीकरण चाय। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? डी पाश्चुरीकरण, ये चाय, ये गलत है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए किसी जल विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक अधिक होते हैं, ऑप्शन बी विलयन में विलय के योग से उसके जल विभव बढ़ जाता है, ऑप्शन सी किसी विलयन में जल का वाष्प दाब शुद्ध जल से वाष्प दाब में तुलना में निम्न होता है, ऑप्शन डी जब किसी जल विलयन के अर्धपारगम्य झिल्ली से द्वारा जल को अलग किया जाता है तो विलयन का दबाव देने से जल का दोस्तों प्रवाह रुक जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बी, यानी जलीय किसी विलयन में विलय के योग से इसके जल विभव बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है, घट जाता है, वही रह जाता है, इसमें से कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों कि अशुद्धि मिलाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 13 नंबर ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे तापमान पर क्यों उबलती है? ऑप्शन ए क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने पर बिंदु नीचे आ जाती है, ऑप्शन बी क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम होती है, ऑप्शन सी पर्वतों पर भारी हवाओं का कारण होता है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का तापमान प्राप्त होता है, कारण है नमक के बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा कि पहला सही है और दूसरा गलत है, यानी सी होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडल तंत्र अभिव्यक्त होता है? गैस में द्रव, द्रव में गैस, गैस में ठोस, द्रव में गैस। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? गैस में द्रव। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सा भौतिक राशि नहीं बदलेगी? द्रव्यमान, घनत्व, सांद्रता, आयतन। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों कि आयतन में परिवर्तन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है परासरण के क्रम में विलायक सांद्रता घोल से तनु घोल की ओर जाता है। दूसरा नंबर है प्रतिलोम परासरण में तनु घोल का बाह्य दबाव लग जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 1 और ना तो 1 सही है और ना तो
2 सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, 18 नंबर, कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए रंगीन पदार्थों को पहचान करने में, ऑप्शन बी पदार्थों की संरचना का निर्धारण में, ऑप्शन सी रंगीन पदार्थों की प्रभाजी आसवन में, ऑप्शन डी एक मिश्रण के पदार्थों को अलग करने में। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, डी, यानी एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 19 नंबर, कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन ए वाष्पीकरण, ऑप्शन बी हिमीकरण, ऑप्शन सी पिघलाना, ऑप्शन डी ऊर्ध्वाधपतन। तो इसका आंसर क्या होगा, ऊर्ध्वपातन। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से किस वस्तु के नमूने को हवा में खुले रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नैप्थलीन अथवा शुष्क बर्फ। इसका परिघटन को क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसके परिघटन को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है, यानी MnO2 में Mn का उपचायांक 2 है, H2SO4 में S का उपचयनांक 3 है, CaO में Ca का उपचयनांक 4 है, NaIH4 का Ai का उपचयनांक 6 है। इनमें से इसका कौन सा आंसर होगा दोस्तों, तो इसका आंसर होगा ए, यानी इसको कूट में मिलाना है, कूट में देख लेना है। अगला क्वेश्चन है, अगला चैप्टर दोस्तों अकार्बनिक रसायन, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।